और पुष्पेंद्र जी, मैं आपको एक बात बता दूं, ये अक्सर आजकल डिबेट होता है सावरकर और ये और सुभाष। सुभाष और बाकी नेहरू, गांधी। स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता का आंदोलन में बहुत फर्क बहुत होता है। फर्क है दोनों में फर्क। स्वतंत्रता संग्राम मीन्स वॉर फॉर इंडिपेंडेंस, और आंदोलन तो ठीक है, आप आंदोलन तो रोज आज तो आज आज जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, फिर जाके आप रोज आंदोलन हो रहे हैं दिल्ली में। आंदोलन करे, फिर आपने वो कर दिया, फिर आपको जो वो गाड़ियों में जैसे पुलिस आज भी ले जाती है, जी वो जी। गए, फिर वहां अपनी किताबें पढ़ी, फादर फ्रॉम लेटर्स फ्रॉम फादर टू डॉटर लिखा, ठीक है, अंग्रेजी खाना खाए, वो जी। तो आंदोलन और स्वतंत्रता संग्राम में बहुत फर्क होता है। सावरकर, वो लोग स्वतंत्रता संग्राम में थे, उन्होंने ये धरना फरना और इसकी नौटंकी नहीं की थी उन्होंने। टिकंदरजीत सिंह was a great inspiration for all our जो ये स्वतंत्रता संग्राम में लोग थे, तो इसके बारे में कोई नहीं जानता है। तो इसलिए इसका नाम बदल कर ये रखा गया है मणिपुर, माउंट मणिपुर, ठीक। अच्छा, उस समय सेलुलर जेल नहीं बना था, उस वक्त नहीं बना। तो इनको पहाड़ी पे रखा गया था। ओके। तो आप सोचो कि कितने कष्ट में इन्होंने दिन गुजार। करेक्ट करेक्ट। और ये ही डाइड इन 1933, कुलचंद्र सिंह, ही डाइड इन 1933 इन कालापानी, ठीक है सर। और देखिए, मणिपुर और अंडमान आइलैंड्स का एक बड़ा डिवाइन कनेक्शन है। अगर आप देखें तो ये कुलचंद्र सिंह 1891, कुलचंद्र सिंह वाली मैंने आपको वाक्य सुनाई। 30 दिसंबर 1943 को पोर्ट ब्लेयर में नेताजी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, भारत का झंडा। 14 अप्रैल, उसके करीब 4 महीने बाद, मोइरांग में, इमरान। आपको मालूम है, जी 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 फेमस। जो कि आईएनए का हेडक्वार्टर्स भी था, वहां पे झंडा फहराया गया। जो ये जो है कि ट्राइबल लोग हैं ना, इस इतिहास में से उनको कोई मतलब नहीं ना, उसमें इस पे वो कोई बहुत बहुत गर्व करते हैं। अब आखिर ये बताइए कि चर्च का हमारे राष्ट्र निर्माण में क्या योगदान है और क्या कभी हो सकता है। आप देखिए, जितने भी अभी चर्च के क्या लीडर्स बोले या मुखिया बोले, उन्होंने सामाजिक, संवैधानिक, कानून और व्यवस्था में तमाम तरह के उन्होंने टिप्पणी दिए, देश के खिलाफ टिप्पणी दिए उन्होंने। आपने कभी देखा कि इस पूरे घटनाक्रम में किसी हिंदू संगठन ने, कोई हिंदू को अपने अपने आप को हिंदू का रहनुमा मानने वालों ने, कोई किसी ने कोई बयान दिया इसके बारे में? बर्बाद तो दोनों हुए, मंदिर भी बर्बाद किए गए हैं, चर्च भी बर्बाद हुए हैं। अब देखिए, भारत के सेंट्रल फोर्सेस को, भारतीय को, केंद्रीय सरकार को अपील करें तो करें, ये तो पोप को भी इन्होंने अपील किया। वेटिकन के पोप का क्या लेना देना है? नहीं तो इतने लंबे समय तक एक पपेट प्राइम मिनिस्टर रहे, तो उनको चलाने वाली तो पोप के इशारे पे ही चल रही थी ना सर। अब एक मणिपुर बैप्टिस्ट चर्च का एक है जुकमंग दाईमाई, वो कहता है कि ईसाई लोग खौफ में हैं, माइनॉरिटी लोग जो हैं वो छुपे हुए हैं, ये मैतेई लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि दूसरे आगे बढ़ें। अब आप बताइए कि क्या 43% पॉपुलेशन, पुष्पेंद्र जी, उसको आप माइनॉरिटी कहें? सर आप 43 की बात कर रहे हैं, भारत के अंदर ये जो मुसलमान हैं ये 24 करोड़ हैं और ये माइनॉरिटी में है, और बार बार माइनॉरिटी का मतलब इस देश में मुसलमान माना जाता है। कहीं 24 करोड़ लोग किसी देश के अंदर माइनॉरिटी में होंगे? जैन हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, सरदार हैं, इनकी टोटल मिलाकर के परसेंटेज 6 बनती है, और भारत में ये फ्रॉड चल रहा है कि साहब मुसलमान माइनॉरिटी में है। तो ये तो सब जगह है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल। जो आप 43% वाली बात कर रहे हैं तो पूरे राष्ट्र के लेवल पे देखिए, और सरकारों ने क्या कहते हैं उसको उसको मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया, और उस पर योजनाएं चल रही है, करोड़ों करोड़ों की तो योजना है सर।
और वो सिर्फ मुसलमानों के लिए है। अच्छा, बेंगलुरु का आर्क बिशप, उसका नाम है पीटर मचाओ, उसने स्टेटमेंट दिया, बेंगलुरु का आर्क बिशप, बताइए। कि क्रिश्चियन का प्रोसिक्यूशन हो रहा है। समझे? एक लड़की है लिसा प्रिया कंगुजम, लाइसी प्रिया कंगुजम, इसको वो बिल्कुल वो लड़की जो है वो थम्सबर्ग उसके तौर पे तैयार किया गया अच्छा। है। हाँ, उसको तौर पे तैयार किया गया है। वो जगह जगह जाती है, उसको ले जाते हैं, वो पर्यावरण पर या वो अलग अलग हाँ, मुखौटों में घूम, यस अब यस। वो लड़की पर्यावरण से हटते हटते, हाँ। पर्यावरण से सफर करते करते वो भी पोप के पास पहुंच गई कि आप इसमें मतलब दखल अंदाजी कीजिए। ठीक है, तो ये हम जानते हैं कि किस तरीके से ये मुख्य संचारक, जिसको अंग्रेजी में की कम्युनिकेटर्स इसी तरह से तैयार किया जाता है कि पहले उसको एक सेलिब्रिटी बना दो, उसके बाद उसको उससे कुछ करेक्ट कुछ भी करेक्ट करना। करेक्ट। अब सबसे बड़ी बात है कि पीड़ित कौन है। वो पीड़ित कौन है ये देखने के, वो जानने के लिए आपको सिर्फ इस नक्शे पे गौर कीजिए आप। ये पूरा इलाका आप देख रहे हैं पहाड़ों से घिरा हुआ है। ये जितने ब्लू डॉट्स हैं ये मैतेई है। ये पूरे रेड डॉट्स जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये कुकी डोमिनेटेड है। एक नेशनल हाईवे 2 वो यहाँ कनेक्ट करती है भारत को के अन्य इलाकों से इम्फाल वैली को। वो सारी पहाड़ी होके आती है। आए दिन पुष्पेंद्र जी, आए दिन छोटी छोटी बातों के लिए इसको ये ब्लॉक कर देता है, और कभी नहीं परवाह करते कि घाटी के लोगों को कितनी पीड़ा हो रही हो, कितना कष्ट से गुजर रहे हैं आए दिन। तो कौन कौन पीड़ित है और कौन पीड़ित नहीं है, ये आप इस नक्शे से समझ जाइए। अब सबसे बड़ी बात है कि एक तो मैंने आपको कहा ये हाई कोर्ट वाला जो ऑर्डर जो है, अब इससे क्या कनेक्टेड है कि ये पूरे जो हिल एरियाज हैं, यहां पे ये जो ट्राइब्स जो हैं, कुकी, नागाज, ये जंगल काट काट के ये अफीम की खेती करना शुरू कर दी है। एक अनुमान के अनुसार ये 18,000 18,500 एकड़ में अभी वहां पे अफीम की खेती हो रही है। 18,500 एकड़ में एकड़ अफीम की खेती हो रही अफीम की खेती हो रही। और ये जो गोल्डन ट्रायंगल जिसको आप बोलते हैं ना, ये गोल्डन ट्रायंगल का एक एक्सटेंडेड हिस्सा बन चुका है। और ड्रग की स्थिति मैंने अपनी आंखों से देखा है इसको। हाँ, आपको तो उस जगह का मैंने अपनी आंखों से देखा है, और एक यूएन रिपोर्ट के मुताबिक 19% जो ड्रग एडिक्ट्स है मणिपुर में, वो HIV पॉजिटिव है। जनरली सर ये जो पूरा ड्रग माफिया है, इसको कौन, ये भी चर्च कंट्रोल कर रहा है? चर्च के साथ ही सर, हम और आप वहां पे गए थे झारखंड में डाल्टेनगंज में, आपके पास लोगों ने आपको फोटो लाके दिखाए थे कि देखिए चर्च किस तरह से ओपीएम की खेती करवा रहा है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, याद आया मुझे, याद। यानी इतने अपने आप को महान, शांति, ईशु, और उसके बाद में ये ड्रग माफिया में भी यही सब इन्वॉल्व है। उसके बाद क्या हुआ, ये देखिए, ये जो अपने चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह, इन्होंने उसके बाद लोगों को एक अभियान चलाया, उनको रबी क्रॉप का बीज बांटना शुरू कर दिया कि यार ये बंद करो। और उन्होंने क्या किया कि कोई 38 गांव है ये चूराचांदपुर के इलाके में, यहां पर इन्होंने पूरे इसका यहां पे अफीम की खेती कर रहे थे, उसको प्रोटेक्टेड उससे फॉरेस्ट से उसको हटा दिया उसने। अच्छा, तो उसका भी रिएक्शन है इनको, क्योंकि ओपीएम में पैसा बहुत, हमने अफगानिस्तान में देखा पूरा 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 मूवमेंट इसी से चल रहा है। ठीक है, तो ये जो अफीम की जो ड्रग का एंगल है नॉर्थ ईस्ट में हमेशा से कर पहले शुरू में लेकिन तो हमेशा इसमें ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है ये जो आप वायलेंस देख रहे हैं।
और उसके बाद से देखिए ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या है स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इसका। तो मैं वही आना चाहता था कि हाँ इन सारे फैक्टर्स के बाद में एक फैक्टर है चाइना। तो चीन को लेकर के जब भी होता है, कभी डोकलाम होता है, कभी कुछ होता है, तो चीन एक बड़ा फैक्टर है। तो इसके अंदर ये जो प्रेजेंट क्राइसिस है, और जो पहले भी जितने भी इस तरीके के संकट हुए, चाइना का इसमें क्या रोल है सर? देखिए सबसे पहले वाई आर चाइनीज वरीड, वो आपके जो साउथ ईस्ट एशिया में आपका जो बढ़ता हुआ वर्चस्व जो है, या आपका जो इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ रहा है साउथ ईस्ट एशिया में, और कई तरह के कनेक्टिविटीज हैं। ये एक बहुत बड़ा कनेक्टिविटी है जो कि एक ट्राइलैटरल हाईवे बन रहा है। वो ट्राइलेटरल हाईवे जो है यहाँ यहाँ से लेके मोरे से होते हुए ये बर्मा की ओर जाता है, और म्यांमार से गुजर के ये थाईलैंड तक जाता है। और ये भी बात चल रही है कि इसको कंबोडिया, लाओस और वियतनाम तक लेके जाया है। तो एक जो ये हमारे एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, जो हमारी वहां पे बढ़ता हुआ वर्चस्व जो है ये साउथ ईस्ट एशियन या एशियन कंट्रीज पे, उससे चाइना बहुत परेशान है। दूसरा क्या है कि चाइना का अभी प्रेजेंस है बे ऑफ बंगाल में। म्यांमार का एक पोर्ट है सिटवे, वहां पे चाइनीज हैं। वो अपने वहां पर जो उनकी मौजूदगी है उसको और सशक्त करना चाहते हैं। तो वो तब तक नहीं सशक्त कर सकते हैं, ये इधर बे ऑफ बंगाल है, जब तक कि ये एरिया डीस्टेबलाइज स्टेबलाइज नहीं हो। ठीक है। तीसरा कि जब से आपने इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी पर आप का हिस्सा बन गए हैं, तो वो हर हर जगह आपको, मतलब आपको आपकी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ाना चाहते हैं। अब है क्या कि सामरिक रूप से मणिपुर क्यों इंपॉर्टेंट है, कि अगर आप देखें तो ये इंडो म्यांमार बॉर्डर जो है ये 1643 किलोमीटर्स का है, 1643, जिसमें कि अरुणाचल है 520, ये 520 किलोमीटर है। नागालैंड है 215, मणिपुर लगभग 400 किलोमीटर, 398 किलोमीटर, और मिजोरम 570 किलोमीटर। अगर पुष्पेंद्र जी, अगर मणिपुर डिस्टेबलाइज हुआ, डिस्टेबलाइज देखा, तो इसका असर पूरे पूरे नॉर्थ ईस्ट पर पड़ेगा। और जो इंडो म्यांमार बॉर्डर का जो रीजन है उस पर उसका डायरेक्ट असर पड़ेगा। ये हमारे जो लैंड, जो म्यांमार के साथ लैंड रूट के साथ जो ट्रेड है, उसमें मोरे और तामू, मोरे इंडिया में है और तामू उधर है म्यांमार में, वो दो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स हैं। वहां पे मोरे में कई तमिल बिजनेसमैन भी थे, जिनको इन कुकीज लोगों ने उनको मार मार के उनको उनसे एक्सटॉर्शन कर करके उनको भगा दिया। और वो लोग सब उधर से आए थे, पहले बर्मा के अंदर में बिजनेस करते थे, तो जब वहां से विस्थापित हुए, जब वहां हालात ठीक नहीं हुए रहे, तो इधर चले आए थे, उनको भी मार मार के भगा दिया। अब दूसरी बात है कि अगर आप इस नजरिए से देखें कि अगर मजहब का इतना बड़ा रोल है यहाँ पर इस पूरे इलाके में, मतलब अब जो चर्च का हमने रोल देखा, तो आप इस नजरिए से भी देख सकते हैं कि आज एक इलाका, अगर आप आसाम छोड़ दें तो ये पूरे इलाके में ये एक स्मॉल पॉकेट ऑफ हिंदू प्रेजेंस है पूरे नॉर्थ ईस्ट में, उसको भी आप आज बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। तो अगर ओवरऑल आप हमसे पूछें कि ये प्रहार कहां से हो रहा है, तो तीन नॉर्थ ईस्ट पे या मणिपुर में प्रहार कहां से है, किसका है, तो वो है चर्च, चीन और ड्रग माफिया। तो सिर्फ ये जो जब यहाँ भारत में खबरें आती हैं, या जब यहाँ लोग जाते हैं, और जो लोग अमेरिका में जाके भारत को
के बारे में महान ज्ञान देते हैं, वो हिंदुस्तान आने के बाद भी मणिपुर जाते हैं कि साहब वहां देखने जा रहे हैं। तो सिर्फ ये एक हिंसा नहीं है जो दिखने में लगती है कि हिंसा हो रही है, उस हिंसा के पीछे अंतर्राष्ट्रीय ताकतें, चर्च की बात आपने कहा, और उसी चर्च के हाथ में जो ड्रग माफिया है, ये तीनों का गठजोड़ है। तो आप ये कह रहे हैं कि जितना हमारे लिए कश्मीर में, हम कभी कभी, क्योंकि एक आम हिंदुस्तानी को लगता है कि कश्मीर बड़ा स्ट्रेटेजिक है, लेकिन कश्मीर के से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए अगर हम देखें कि ये पूरा इलाका है जहां जहां आप एक तरफ कश्मीर में कहते हैं कि वो जो सनातनी परंपरा का द्वार है, वहां जिस तरीके से हुआ, और अब नॉर्थ ईस्ट एक दूसरा एंड है, उधर पाकिस्तान है, उधर जिहादी हैं, इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट हैं, इधर ये चर्च जो है, इधर चाइना है, इधर माफिया, आपका जो ड्रग माफिया है। तो सिर्फ ये एक कोई वहां हिंसा हो रही है, और वो हिंसा किसी डेवलपमेंट के लिए हो रही है, किसी रिजर्वेशन के लिए नहीं हो रही है, एक ऑर्गेनाइज्ड हिंसा जिसके पीछे वो ताकतें, जो भारत में सनातनियों की संस्कृति की स्थापना, जो आपने पार्लियामेंट में देखी, जो आपने लाल किले में देखी, सुभाष चंद्र बोस का खड़ा होना, सावरकर का खड़ा होना, सरदार पटेल की का खड़ा होना, तो वो बदलाव के का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसकी वजह से वो ताकतें खुश नहीं है, आप ये कहना चाहते हैं। और अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि इन सब का हल क्या है, व्हाट इज द सॉल्यूशन। तो हमने देखा कि जो मजहब का कितना बड़ा रोल है, ठीक है ना। अगर ये हिल्स में क्रिश्चियंस नहीं रहते तो जो डिस्कोर्स है कुछ और होता, सिक्योरिटी। तो महज देखिए बॉर्डर सिक्योरिटी और आंतरिक लॉ एंड ऑर्डर, और आप फिलहाल टेम्पररी तौर पे काबू पा जाए, लेकिन अगर आपने अस्थाई रूप से अगर कोई हल ढूंढना है या शांति आप हासिल करना चाहते हैं, तो धर्मांतरण का मुकाबला धर्मांतरण से ही हो सकता है। आप केवल डिफेंसिव मत रहिए कि हमको केवल मतलब हमको अपने आप को धर्मांतरण से बचाना है। आप नहीं बचा पाएंगे अपने, कोई भी जो डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है वो ज्यादा दिन नहीं करता है। आप भी उतना ही एग्रेसिव वे में धर्मांतरण कीजिए। तो मैं इस बात को बार बार कहता रहा हूँ एक छोटे से अल्फाज में, कि भारत का राष्ट्रीय खेल है, उसकी नीति ही है अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। आप धर्मांतरण को वो हमने बचा लिया और जो चले और लोग कहते हैं कि आप बताइए कि मैंने सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऑर्डर्स देखे हैं एक जज का कि ये तो क्रिश्चियन उसमें थियोलॉजी का ये हिस्सा है, कन्वर्जन हिस्सा है। तो अगर उनका कन्वर्जन हिस्सा है तो हमारे तो उन क्रिश्चियंस की थियोलॉजी में कन्वर्जन हिस्सा है, और इस्लाम के कुरान में हिंदू का कत्ल करना और हिस्सा है, तो क्या मतलब है? इतना डरते हैं। आपने देखा जब वो साधुओं को मारा गया था महाराष्ट्र में, अभी उसमें भी यही था, पालघर में, इसी वजह से मारा गया था। नेहरू जी ने देखिए किस तरह से इनको उसने लिखवा लिया इनसे कि साधु नहीं आएगा, मंदिर नहीं बनेगा। अरे ठीक है, ये तो आज आपने बताया, मैं तो 66 के किस्से की बात कर रहा हूँ। 66 में तो संसद के सामने हत्या के लिए कितनी ओपन गोली चलवाई, उस वक्त सब इंदिरा गांधी मौजूद थी, होम मिनिस्टर गुलजारी लाल नंदा थे, उनके बगैर पूछे ऑर्डर किया गया, और उसमें जो साहब आई विटनेस है वो जीवित हैं, मनमोहन शर्मा जी, वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से 58 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए। उन्होंने बताया कि ये कहा गया, वो उस वक्त थे, पार्लियामेंट में थे, उन्होंने पूरी बात कही, मेरे साथ इंटरव्यू किया उन्होंने बताया गया कि बाकायदा यहां दिल्ली पुलिस को डिप्लॉय न किया जाए। कश्मीर से लोग बुलाए थे कि कहीं दिल्ली पुलिस जो है वो साधुओं के साथ ना खड़ी हो जाए, इसलिए दिल्ली पुलिस डिप्लॉय नहीं की थी उस जमाने। कश्मीर के से लोग आए थे, क्या कहते हैं, सारे के सारे मुसलमान। तो अब ये तो हालत है उस आंदोलन की। तो ये तो नेहरू जी ने समझौता किया, बेटी ने मरवाया, और फिर पालघर में भी उन्हीं की सरकारों ने मारा। तो और अब वो जाकर के वहां वो गए हैं, वो जो अभी दुनिया भर का जो भारत जोड़ो यात्रा, वो भी मणिपुर पहुंच गए बवाल कराने के लिए। तो है तो सारा हिस्सा तो वही है ना, ये वही है जो डोकलाम के अंदर चाइनीज एम्बेसी के अंदर गए थे, ये वही लोग हैं कि देश को दुनिया से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन इन्होंने चाइना के साथ क्या समझौता किया है ये नहीं बताया। चर्च, लेफ्टिस्ट, इस्लामिस्ट का एक बहुत बड़ा गठजोड़ है, सभी जगह अलग अलग गठजोड़। आपको नहीं लगता? वैसे हिंदुस्तान का मुसलमान हर छोटी छोटी बात पे बकबक करता है, लेकिन चाइना में कोई पूछता है?
मोहम्मद का नाम लेने पे मार देते हैं गोली। आपको एक एक बात आपको शायद याद होगा कि जब ईरान में क्रांति हुई थी ना, तो ये तमाम कम्युनिस्ट जो थे, ईरान के बहुत सारे कम्युनिस्ट यहाँ थे, ये जेएनयू में भी थे, बड़ा सपोर्ट किया था उन्होंने, जुलूस वुलूस निकाला। आपको मालूम है जब सत्ता हासिल कर ली इन्होंने, ये खुमैनी चुन चुन के मारा इनको, आज एक भी नहीं है उनमें से, सारे मारे गए। सर मुझे बताइए, किसी कम्युनिस्ट सरकार में एक भी मस्जिद है? और किसी इस्लामिक देश में एक भी कम्युनिस्ट आप है? क्या सोच रहे हैं जो ये फ्रांस में हो रहा है, इसमें ये वो लेफ्ट वालों का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है इसमें। तो अपने समस्याओं का हल हमको खुद ढूंढना है सर, आप दूसरे पे नहीं वो कर सकते हैं। और सर एक लास्ट में सर कि मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि अगर इस्लामिक स्क्रिप्चर्स में ये गज़वाए हिंद लिखा हुआ है, जिसके खिलाफ आज तक किसी ने नहीं बोला है, और मेरे को अगर कोई सुन रहे हैं सुनने वाले, तो मुझे एक मुसलमान भाई से जो पढ़े लिखे जो लिखते हुए हैं कि आप एक आर्टिकल लिख लीजिए कंडेमिंग दिस होल कॉन्सेप्ट ऑफ गज़वाए हिंद, उसी जमीन पे जहां पे आप रह रहे। तो अगर ये कॉन्सेप्ट है गज़वाए हिंद, और दुनिया में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट और देश के उसमें नहीं है, तो ये बताइए कि फिर गज़वाए इस्लाम कहां से चलेगा? बस एक सिंपल सी बात। उसी तरीके से अगर कन्वर्जन उनका राइट है एज पर द सुप्रीम कोर्ट, तो घर वापसी भी हमारा राइट है। आपने मतलब कन्वर्जन को ब्रूटल तरीके से करने का सुप्रीम कोर्ट कहती है अधिकार है, हम आपको डिफेंड भी ना करें। और सर ये कहना कि नहीं फोर्स, अरे हम जानते हैं कोई प्यार से कोई नहीं कन्वर्ट करता है। धूर्तता, मैंने कहा ना वर्ड, चालाकी, धूर्तता, प्रलोभन। अब इसको अगर आप वायलेंस नहीं मानते हैं, धूर्तता वायलेंस नहीं है। मैं कहता हूँ वेपन से ही वायलेंस नहीं होता ना सर, गाली देना, आपकी आस्थाओं को चोट पहुंचाना भी वायलेंस है। लेकिन मुझे लगता है कि इस विषय पे मैं समझता हूं कि टेलीविजन पे भी डिबेट सर इस तरीके से नहीं हुई। जिस पर्सपेक्टिव में आपने, उसका ऐतिहासिक पर्सपेक्टिव क्या है, उसका स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव क्या है, बाउंड्री का क्या कनेक्शंस है, किस जगह पे क्या है, ये बहुत बढ़िया डिस्कशन रहा। और पहले 3-4 दिन से ड्यू था, आप भी बाहर थे। मुझे खुशी है कि आपने, जो लोग भी आपको सुनते हैं, इस विषय पे आपका ये जो पूरा पर्सपेक्टिव है, ये काफी लोगों को और ऊपर तक लोग जो सुनते हैं उनको भी इससे फायदा पहुंचेगा। आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।